मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया है, तो उसे हकीकत में बदलने का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? वो है अपने बिजनेस के लिए सही कानूनी ढांचा चुनना। ये एक ऐसा फैसला है जो आपके बिजनेस के भविष्य की लगभग हर चीज पर असर डालेगा, टैक्स से लेकर देनदारी तक। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। हम समझेंगे कि एक आइडियल बिजनेस स्ट्रक्चर के गुण क्या होते हैं, जो मुख्य विकल्प हैं उनकी आपस में तुलना करेंगे और फिर उन जरूरी बातों पर भी गौर करेंगे जो आपकी यूनिक बिजनेस आइडिया के लिए सही चुनाव करने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा फैसला है क्यों? जरा सोचिए, ये अपने बिजनेस का डीएनए तय करने जैसा है। यही चीज तय करती है कि भाई बॉस कौन होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा, और जो भी मुनाफा होगा वो बटेगा कैसे। और देखिए, एक बार अगर कोई रास्ता चुन लिया तो उसे बाद में बदलना ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि बहुत महंगा भी पड़ सकता है। तो सवाल वही है, एक बेहतरीन आइडिया तो है, लेकिन पहला कानूनी कदम क्या होना चाहिए? ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। यही फैसला आपके बिजनेस की नींव है, उसकी बुनियाद है। इसी से तय होगा कि इन्वेस्टर से पैसा कैसे मिलेगा और आपकी अपनी पर्सनल संपत्ति कितनी सुरक्षित रहेगी। तो अलग अलग ऑप्शंस को देखने से पहले ये जानना मददगार है कि किसी बिजनेस स्ट्रक्चर को आइडियल या आदर्श बनाता क्या है। चलिए उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो हमें किसी भी स्ट्रक्चर में ढूंढनी चाहिए। तो एक परफेक्ट बिजनेस स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है? देखिए, सबसे पहली बात, उसे शुरू करना आसान होना चाहिए। दूसरा, भविष्य में बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाना भी आसान हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज है सीमित देयता, यानी लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस कर्ज में डूब जाता है तो कर्ज देने वाले आपके घर या गाड़ी जैसी पर्सनल चीजों पर हाथ नहीं डाल सकते। ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट आसान हो, बिजनेस लंबे समय तक चले और सरकारी कागजों पत्तर कम से कम। तो अब जब हमें पता है कि एक अच्छे स्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, तो चलिए मैदान में जो मुख्य खिलाड़ी हैं उनकी तुलना करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और सहकारी संगठन। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। पहली लाइन देखिए, गठन की। एक सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें एक ही मालिक हो, उसे शुरू करना सबसे आसान है, लगभग कोई कागजी कार्यवाही नहीं। और दूसरी तरफ एक पब्लिक कंपनी बनाना बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम है। अब सबसे नीचे वाली लाइन देखिए, कानूनी स्थिति। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कानून की नज़र में आप और आपका बिजनेस एक ही हैं, लेकिन कंपनी और सहकारी समितियों में बिजनेस एक अलग कानूनी पहचान रखता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो लीजिए, वो सबसे बड़ा फर्क अब सामने है। पहली लाइन देखिए, देयता। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ये असीमित है। इसका मतलब है कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो आपका घर, आपकी बचत, सब कुछ दांव पर लग सकता है। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन कंपनियों में देयता सीमित होती है, जिसका मतलब है कि आपकी पर्सनल संपत्ति एकदम सुरक्षित है। यही वजह है कि अलग कानूनी इकाई होना इतनी बड़ी बात है। इसके अलावा स्थिरता भी एक जरूरी चीज है। कंपनियां मालिकों के आने जाने से बंद नहीं होती, वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने सारे ऑप्शंस हैं, पर सवाल यह है कि इनमें से अपने लिए सही कैसे चुनें? इसके लिए हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर अपने बिजनेस आइडिया को परखना होगा। तो बस अपने बिजनेस के बारे में कुछ सवाल सोचने हैं। काम क्या करना है? कोई छोटी दुकान चलानी है या एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है? पैसा कितना चाहिए? और सबसे जरूरी, क्या हर फैसला खुद लेना है या कंट्रोल किसी और के साथ बांटने में कोई हर्ज नहीं है? इन सवालों के जवाब ही सही दिशा दिखाएंगे। चलिए इसे दो एकदम अलग अलग उदाहरणों से समझते हैं। एक तरफ है एक छोटी लोकल दुकान, उसे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, मालिक को पूरा कंट्रोल चाहिए और जोखिम भी कम है। ऐसे में सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बढ़िया विकल्प है। अब दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ी चीनी की फैक्ट्री, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, उसे चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट की जरूरत है और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। यहां पर तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही समझदारी का सौदा है। अच्छा, अब एक सवाल, क्या हो अगर बिजनेस का मकसद सिर्फ पैसा कमाना ना हो? क्या हो अगर मकसद समाज में कोई अच्छा बदलाव लाना हो? यहीं पर सोशल एंटरप्राइज की भूमिका शुरू होती है। ये ऐसे बिजनेस हैं जिनके दिल में एक सामाजिक मिशन होता है। देखिए, सोशल एंटरप्राइज का मेन पर्पस ही सोशल होता है। मतलब वो पैसा तो कमाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मुनाफा शेयर होल्डर्स की जेब में नहीं जाता, बल्कि वापस उसी बिजनेस में या समाज की भलाई में लगा दिया जाता है। ये प्रॉफिट विद पर्पस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है।
भारत में सोशल एंटरप्राइजेस जबरदस्त काम कर रहे हैं। ब्रिटिश काउंसिल के एक सर्वे के मुताबिक उनमें से 62% का मुख्य मकसद रोजगार पैदा करना है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इसके अलावा वो स्वास्थ्य, पर्यावरण और खेती किसानी जैसे क्षेत्रों में भी बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, कोई एक सही जवाब नहीं है जो सब पर लागू हो। सबसे अच्छा बिजनेस स्ट्रक्चर वो है जो आपके सपने, आपके लक्ष्य और आपके हालात के लिए सबसे सही बैठता हो। ये फैसला पूरी तरह से आपका है। इसलिए आराम से सोचिए, सारे विकल्पों को समझिए और अपने बिजनेस के लिए वो मजबूत नींव चुनिए जो उसे आने वाले सालों में संभाले रखेगी।